Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online Pathshala where success begins. This video is related to most important questions related to fluid mechanics, FM, fluid mechanics and हाईवे और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनमें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप पहले देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस देखना, 5 सेकंड के लिए खुद के दिमाग में सोचना उस चीज़ को, बाकी फिर सोल्यूशन तो हम देखेंगे क्योंकि आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार खुद के दिमाग पे थोड़ा जोर देंगे तो वो अच्छे से याद होता है, एक तो समझ अच्छे से आता है और लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में रिटेन कर पाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। रोड मतलब जो सड़क होती है ना अपनी, ये चारों रोड दे रखी है, यहाँ पर 4 तरीके की रोड दे रखी है, इसमें से कौन सी रोड अनमेटल्ड रोड होती है, जिसके अंदर मेटल यूज़ नहीं होता। इस तरीके से समझ सकते हो आप, कौन सी रोड है चारों में से जिसमें मेटल यूज़ नहीं होता। देखो एक बार क्या लगता है आपको, सीमेंट कंक्रीट रोड है क्या? ये तो हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें तो सरिया वरिया प्रोवाइड करते ही हम। रोड आपने कभी देखा होगा, कहीं इधर उधर जा रहे होंगे, कहीं पर सीसी रोड बन रही होगी तो पहले इसमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम, और हाईवे के लेक्चर्स में हम पढ़ते ही हैं रिइंफोर्समेंट में बताया वहाँ पर, आपने देखा होगा हाईवे के लेक्चर्स, तो वहाँ पर हम करते हैं। वर्क बाउंड मैकेडम में भी करते हैं, कभी कभी हम इसमें कर देते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके की मेटल्ड रोड ही है। अर्दन रोड, अर्दन रोड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मिट्टी की बनी हुई रोड है। ये जो वर्क WBM है ना, वाटर बाउंड मैकेडम, इसमें क्या करते हैं, पानी का यूज़ करके इसके ऊपर रोलर वगैरह चला करके थोड़ा सा हार्ड सरफेस बना देते हैं। ओके, और इसमें नीचे की साइड हम रिइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये है एक बिटुमिनियस रोड, इस बिटुमिनियस रोड में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इसमें अगर हम रिइंफोर्समेंट यूज़ नहीं करेंगे ना तो भी इनको मेटल्ड रोड ही कहते हैं। ओके, ये अर्दन रोड ऐसी है जिसको हम अनमेटल्ड रोड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हमने कहाँ बता रखी है कि वर्क बाउंड मैकेडम क्या है, सीसी रोड क्या है, तो आप CIZ+ पर जा करके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर हमने कंप्लीट सीरीज़ हाईवे हर एक सब्जेक्ट की, जो हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब जितने भी सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सभी के हमने वहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आप वो साइट विजिट कर लो, वहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो उनको। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, www.ciz.com, ciz+.com इस तरीके से लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लो। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वेरियस कोर्सेज आएंगे, वहाँ पर आप उन सभी को देख सकते हो। डिटेल्ड लेक्चर है इसमें, तो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर देखने हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्दन रोड, अर्दन रोड हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आर्टेरियल 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 रोड कम अंडर कैटेगरी ऑफ विच रोड। ये आर्टेरियल रोड होता है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आता है बताओ। तो समझो इस चीज़ को, पहले तो ऑप्शन देख करके आपको क्या लगता है किस में आता होगा, एक बार आप 2 सेकंड के लिए सोच के दिमाग में बिठा लिया करो कि मेरा आंसर ये होगा, बाकी सोल्यूशन देख के फिर उसको करेक्ट कर लेना। देखो ये जो रोड होता है ना, ये सिटी के अंदर, सिटी में क्या करता है, हाई कैपेसिटी अर्बन रोड होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। मान लो इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा व्हीकल है, इस रोड पे से व्हीकल्स को एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर मतलब किसी रोड से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रांसफ़र करना, या फिर फ्री वे पे ट्रांसफ़र करना, मतलब जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक ना हो, ऐसी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। जिस रोड से ट्रांसफ़र करते हैं वो रोड क्या होता है, ये होता है आर्टेरियल रोड। क्या होता है? आर्टेरियल रोड रोड होता है। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम? सिटी की बात कर रहे हैं, और सिटी मतलब क्या होता है? अर्बन होता है, अर्बन होता है। तो एक तरीके से ये क्या है, हाई कैपेसिटी अर्बन रोड है, ये आर्टेरियल रोड हाई कैपेसिटी अर्बन रोड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखो, इसमें रूरल रोड, गांव का तो हो ही नहीं सकता, देखो इसमें भी रूरल आया हुआ है, इसमें भी रूरल आया हुआ है। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हो कि ये जो आर्टेरियल रोड होता है ना, ये एक तरीके का हाई कैपेसिटी अर्बन रोड होता है। इसलिए देखो ऑप्शन से देख के करेक्ट कर सकते हो आप, इसमें भी रूरल आ रहा है, रूरल आ रहा है, रूरल आ रहा है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। और ये होते क्या हैं, ये जो हाई कैपेसिटी ट्रैफिक के जो रोड होते हैं वहाँ से इन व्हीकल्स को एक्सप्रेस वे पे या फिर फ्री वे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिस रोड से ट्रांसफ़र करते हैं वही रोड क्या होता है? ये होता है आर्टेरियल रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द प्राइमरी रोड सिस्टम क्लासिफिकेशन कंप्राइजेज एज, मतलब जो प्राइमरी रोड होता है ना, वो कौन कौन से प्राइमरी रोड में कौन कौन से रोड को हम शामिल करते हैं।
जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सारे आते हैं ना। ये सब कुछ मैंने आपको CIZ+ पे वहाँ पर समझा रखे हैं अच्छे तरीके से, पूरा डिटेल्ड लेक्चर है वहाँ पर, आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर CIZ+ पे जो देखते हैं वो इनको करेक्ट कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम में, इनके आने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं आएंगे तो इनके आसपास की कोई चीज़ें आएंगी। ओके, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। जैसे ये प्राइमरी रोड की बात चल रही है यहाँ पर, क्या पता वो ऐसे पूछ ले कि सेकेंडरी रोड सिस्टम में कौन कौन से रोड को हम कंबाइन करते हैं, कौन कौन से रोड को मिला करके सेकेंडरी रोड सिस्टम बनाते हैं, इस तरीके से आ सकता है। तो डिटेल्ड लेक्चर तो आपको CIZ+.com पे मिलेंगे, वहाँ पर आप देखना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, जो प्राइमरी रोड सिस्टम होता है उसके अंदर आता है आपका एक तो एक्सप्रेस वे आ जाएगा इसके अंदर, और क्या जाएगा, नेशनल हाईवे भी इसी में आता है, और स्टेट हाईवे भी इसी में आता है। ये तीन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी रोड सिस्टम के अंदर। सेकेंडरी रोड सिस्टम में हम किन किन को कंसिडर करते हैं, एक करते हैं हम स्टेट हाईवे को, और एक किसको करेंगे हम, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को। ये दो तरीके के रोड हम किस में कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर। अगर हम टर्सरी रोड सिस्टम की बात करें, टर्सरी रोड सिस्टम में हम किस किस को कंसिडर करेंगे, ODR मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अलावा जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब है तो डिस्ट्रिक्ट में ही, सिटी में है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है वो, तो जहाँ पर ट्रैफिक कम हो वो, प्लस VR मतलब विलेज रोड। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी रोड में किस किस तरीके के रोड को कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी रोड सिस्टम में किन किन को कंसिडर करते हैं, और टर्सरी में किन किन को कंसिडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखो ऑप्शंस, देखो आपको पता लग जाएगा अब तो। इधर से देखो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तो कंसिडर करते ही नहीं, तो टर्सरी में करते हैं। ओके, टर्सरी सेकेंडरी में करेंगे। इधर तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड ये भी नहीं करते प्राइमरी के अंदर। स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये करते हैं कि ये भी सेकेंडरी में करते हैं ये, तो प्राइमरी में क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, प्लस अगर यहाँ पर स्टेट हाईवे देता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। डिटेल्ड लेक्चर CIZ+ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ मैं, वहाँ पर आप देख लेना। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जैसे ये तो ट्रेलर हो गया, एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो हमें फील कैसे आता है, फील तो थ्योरी पढ़ेंगे ना कंप्लीट, जब भी तो आएगा। तो थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने मान लो ये प्राइमरी सिस्टम का कर लिया हमने, एग्जाम में मान लो टर्सरी का आ गया, तो फिर क्या करोगे आप, इसलिए डिटेल्ड लेक्चर देखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, नंबर दिखा हुआ नहीं है, आप देख लो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्टरनेट रूट फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्टेड बाई विच स्टडी। कौन सी स्टडी से हम अल्टरनेट रूट्स को, अल्टरनेट जो रोड के रूट होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज सी, टोपोग्राफिक मैप से। टोपोग्राफिक मैप पे से ही हम पता लगाते हैं कि कौन सा रूट सबसे बेस्ट होता है। टोपोग्राफिक रूट से हम पता लगाते हैं कि रोड को हम इस तरीके से कहीं से गुजारते हैं जहाँ से अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी हो, मतलब उस रोड का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो उस रोड का। और दूसरी बात, और क्या करते हैं हम, यूटिलाइजेशन तो हो और साथ ही साथ में उस रोड को बनाने के लिए कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन लगे, कम से कम घर वर तोड़ने पड़े, कम से कम दुकानें वगैरह तोड़नी पड़े, ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम आए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन। और ये सब, इन सब चीज़ों का पता कहाँ से लगता है, टोपोग्राफी मैप से लगता है। टोपोग्राफी देखते हैं हम कि कहाँ की किस तरीके की टोपोग्राफी है, ओके, एरिया का कैसा है वहाँ का, उसी से हम इस चीज़ का अल्टरनेट रूट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ना तो हम ये कोई पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं कि कहाँ से नेता वेता जाएगा, वो तो हम देखते नहीं है। ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा कम है वो भी नहीं देखते हैं। और रोड मैप का तो क्या करेंगे, रोड मैप तो रोड होता ही है। टोपोग्राफी से पता लगाते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। और टोपोग्राफी से हम पता लगता है कि ऐसा कौन सा रूट सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम तो यूटिलाइजेशन हो उस रोड का और मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन आए रोड बनाने के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये। यहाँ पर लिखा हुआ है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CRRI। CRRI की फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको हाईवे में बता रखे हैं। वहाँ पर हाईवे के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर डिटेल्ड है चीज़ें CIZ+ के ऊपर। अलग अलग कमीशन, अलग अलग ये इंस्टीट्यूट बने, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन बने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने ना, उसने अलग अलग चीज़ें दी। CRRI ने कुछ अलग चीज़ें दी, IRC ने कुछ अलग चीज़ें दी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग को डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम
अलग अलग संगठन या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का गठन होते गया और रोड का जो डेवलपमेंट है, हाईवे इंजीनियरिंग का जो डेवलपमेंट है वो होता गया। इसलिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि CRRI की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ क्या होगी यहाँ पर, देखो ऑप्शन में देखो पहले, फिर बताओ आप क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये दोनों में घुमा दिया, देखो सेंट्रल इसने रिसर्च पहले कर दिया और रोड आगे कर दिया। तो रोड इंस्टीट्यूट थोड़ी होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ऐसे याद रखना, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। ये रेलवे की तो बात ही नहीं चल रही, हाईवे की बात चल रही है, यहाँ पर रोड वगैरह की बात चलती है और रिसर्च रेलवे की बात नहीं चलती। तो ये करेक्ट हो गया। कन्फ्यूजन पता है कहाँ क्रिएट होता, अगर आपके पास क्वेश्चन आता तो एक तो इसमें होता और एक इसमें होता कि यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन आप दिमाग लगाते हैं कि रोड इंस्टीट्यूट तो कोई होते नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए। इसके रिलेटेड आपको दो बातें और बताता हूँ मैं, CRRI के रिलेटेड, कि इसने ही बम्प इंटीग्रेटर का इन्वेंशन किया था, डेवलप किया था इसने, बम्प इंटीग्रेटर। ये बम्प इंटीग्रेटर क्या करता है क्या करता है बम्प इंटीग्रेटर, जो अपने रोड बनाते हैं उस रोड में कितने अंडुलेशंस हैं, उस अंडुलेशन का पता लगाता है ये बम्प इंटीग्रेटर। इसका फॉर्मूला वगैरह होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर रखा है हमने लेक्चर्स में CIZ+ पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि अब जरूरी थोड़ी कि ये बम्प इंटीग्रेटर के बारे में क्या पता आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, क्या पता आपको फॉर्मूला पूछ ले वो, तो इसलिए आपको वो लेक्चर्स देखने जरूरी है। तो यहाँ पर CRRI की एक तो ये बात हो गई कि इसने बम्प इंटीग्रेटर का इन्वेंशन किया था। बम्प इंटीग्रेटर क्या करता है, रोड में अंडुलेशंस को कैलकुलेट करता है कि रोड में कितने अंडुलेशन है, किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से कितने अंडुलेशन है। दूसरी बात फिर क्या है, इसकी एक टेबल बनती है बम्प इंडिकेटर के रिलेटेड कि इस रेंज से इस रेंज में एंडुलेशन होंगे तो आपका बहुत अच्छी बात है, रोड बहुत ही शानदार बना है। फिर कुछ दूसरी रेंज है उसका पता लगता है, तो हम देखते हैं कि रोड सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है काम चलाएंगे रोड से कोई बात नहीं। फिर तीसरी रेंज थोड़ी और बढ़ जाती है, फिर उसमें हम क्या करते हैं उसको काम नहीं चला तो उसमें बोलते हैं फिर आप क्योंकि रिपेयर करने की ज़रूरत है आपको। अगर हमारी अनइवननेस इंडेक्स आता है, ये बम्प इंटीग्रेटर किसकी फॉर्म में देता है, अनइवननेस इंडेक्स की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ देता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपको और पता लग जाएगा। तो अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सबसे ज़्यादा हो जाती है वो रेंज वगैरह मैंने आपको हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं आपको CIZ+ पे, वहाँ देखना आप। और बड़ी हो जाती है इसकी वैल्यू तो फिर क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि रोड ही आप वापस बनाओ, एचटीज कराओ तुम्हारी, इसमें इतने अंडुलेशन नहीं होंगे। उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा अंडुलेशन है ना तो पैसेंजर को अनकंफर्टेबल होता है ना। मान लो आप रोड पे चल रहे हो गाड़ी लेकर के और आपके दचके लग रहे हैं, तो वो तो गलत काम हो गया। इसलिए ये बम्प इंडिकेटर का इन्वेंशन किया इन्होंने, किसने, CRRI ने। ओके, ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म ये होती है। और CRRI ने एक और क्या किया था इसने एक किया था कि M20 ग्रेड की जो कॉन्क्रीट होती है ना, M20 ग्रेड की जो कॉन्क्रीट होती है उसके लिए फ्लाई ऐश मिलाना, फ्लाई ऐश कितना मिला सकते हैं जिससे उस कॉन्क्रीट की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना आए, तो आप मिला सकते हो 10 से 12%। ये इस चीज़ का पता भी किसने लगाया था, इसी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही बताया था इसके बारे में कि M20 ग्रेड की कंक्रीट के अंदर आप फ्लाई ऐश 10 से 12% तक मिलाओगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी ना कि कम हो जाएगी। अगर इससे आप वेरिएट करोगे 10 से 12% से ज़्यादा या कम मिलाओगे तो फिर इसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अगर दिख नहीं रहा है तो आपको। ओके, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर कुछ 6 है, आई थिंक 6 है। देखो, इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम ये क्या कह रहा है, अगर मान लो आपकी इतनी सारी लेन है मान लो, और आप गाड़ी लेकर के यहाँ से जा रहे हो आगे। ओके, तो ये कैसे, और आपके सामने यहाँ पर एक व्हीकल और है आगे, आप इसमें बैठे हो और आगे इसमें मान लो मैं बैठा हूँ, तो आप ओवरटेक कहाँ से करोगे, इस साइड से जाकर के आगे निकलोगे आप या इस साइड से जाकर के आगे निकलोगे, ये कहना चाहता है क्वेश्चन, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मल्टी लेन रोड में आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी ओवरटेक कर सकते हो, बोथ साइड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर 2 लेन रोड है, मान लो ये 2 लेन रोड है, ठीक है, यहाँ पर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो फिर ओवरटेकिंग आप राइट, और यहाँ पर एक व्हीकल और है तो आप राइट साइड से ही ओवरटेकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इधर से घुस के आप ओवरटेकिंग करोगे, नहीं, सिर्फ राइट साइड से अगर 2 लेन रोड है तो। लेकिन अगर मल्टी लेन रोड है तो आप दोनों साइड से, बोथ साइड से आप ओवरटेक कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। लेफ्ट साइड गलत हो जाएगा, राइट गलत, नन हो गया तो फालतू क्या है नन,
तो करेक्ट आंसर इज सी। ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो ये आ गया, अभी मैं जो बता रहा था ना बम्प इंटीग्रेटर की बात आ गई। द क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन फॉर द सरफेस रिकॉर्डेड पर किलोमीटर। ये काम कौन करता है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज, ये काम करता है अपना अभी मैंने बताया बम्प इंटीग्रेटर करता है। नाम याद रखना क्या है, बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर करता है ये काम। और ये बम्प इंटीग्रेट करके ये जो वैल्यू देता है अंडुलेशन पर रिकॉर्डेड पर किलोमीटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अनइवननेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अनइवननेस इंडेक्स बोलते हैं। और इसी की वो टेबल बनती है जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग रेंजेज होती है इसकी, उसके हिसाब से अपना ये रोड सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, या फिर रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर रिजेक्ट करेंगे उसको, उसका पता लगता है टेबल का, वो CIZ+ पे आपको मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना, अनइवननेस इंडेक्स हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखो, ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। देखो कर्व दो तरीके के होते हैं, हाईवे में दो तरीके के कर्व पड़ते हैं, आपको पता है। एक तो है ये इस तरह से रोड चल रहा है और मान लो इस तरह घुमाव आ गया उसमें, ओके, मोड़ आ गया, तो ये जो कर्व आया इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं। और अगर आपका ये रोड चल रहा है, फिर रोड में थोड़ा सा गड्ढा करके इस तरीके से ये रोड बन गया, ऐसे आप व्हीकल लेके जाओगे, फिर ये नीचे उतरोगे इसमें गड्ढे में, फिर रुक करके ये चले जाओगे। या फिर आपका रोड चल रहा है और रोड कहीं पर ऊपर हो करके इस तरीके से चले गया, ओके, आप गाड़ी लेके जाओगे ऐसे, फिर इसके ऊपर चढ़ा करके ऐसे, आपने देखा होगा जगह जगह पर ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, ये वर्टिकल कर्व है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कर्व होता है इस तरीके से, फिर यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में कर्व, और फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कर्व के रिलेटेड पूछा जा रहा है। वैसे हमने CIZ+ पे हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल को डिटेल से पढ़ रखा है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है इनकी, वो सब कुछ हमने CIZ+ पे कर रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ़ द पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। अगर आप पेवमेंट को हॉरिजॉन्टल रखोगे, मतलब उसमें कोई भी आप सुपर एलिवेशन वगैरह नहीं दे रहे हो, सुपर एलिवेशन वगैरह नहीं दे रहे हो, द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील विल बी। अब लगाओ दिमाग। अब देखो ये अपना मान लो ये अपना रोड है, ओके, और ये इस तरीके से आगे जा करके ये रोड यहाँ से घूम गया, आपका व्हीकल यहाँ ये चल रहा है, मान लो ये व्हीकल चल रहा है, तो व्हीकल चलते चलते मानो आपने व्हीकल यहाँ से घुमाया, हॉरिजॉन्टल कर्व पे आपने घुमाया, थोड़ी सी आपने स्पीड रखी, ज़्यादा समझने के लिए करते हैं हम, थोड़ी सी आपने स्पीड ज़्यादा रखी। अब इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी कि ये व्हीकल पलटा दो आप, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है समझने के लिए। तो आप इसको जैसे यहाँ से घुमाओगे ना, तो इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो इस साइड बाहर की साइड जाने की कोशिश करेंगे क्या, है ना। आपने देखा भी होगा, कभी आप घर की गाड़ी में कहीं बाहर गए हो कार में बैठ के, और आपके पापा जी ने या फिर आपके भैया ने थोड़ी तेज़ घुमाई, तो आप बाहर की साइड निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर की साइड थोड़ा धक्का लगता है, ओके, तो बाहर की साइड धक्का लगता है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा है क्या कि बाहर वाले जो पहिए हैं, इसके बाहर वाले जो व्हील हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा रेदर देन इनर व्हील। अंदर वाले व्हील के मुकाबले बाहर वाले व्हील पर ज़्यादा प्रेशर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अगर तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो प्रेशर इन दोनों पे, ये बाहर वाले पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर अपना रोड इस तरीके से घूमता, आप गाड़ी लेकर के ऐसे जा रहे हो, तो फिर ये गाड़ी लेकर जा रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ आता, इस साइड ज़्यादा प्रेशर आता, क्योंकि आप ऐसे घुमाते हो, आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं इधर, तो आपका प्रेशर भी ज़्यादा इधर आता। तो मतलब क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी गाड़ी वगैरह घुमाओगे तो ज़्यादा प्रेशर आउटर व्हील के ऊपर आते हैं, यह आपको पता है। पता क्या, समझ लिया हमने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और, करेक्ट आंसर देखने से पहले देखो, अब ये जो इस चीज़ से बचने के लिए, मान लो अपने गाड़ी घुमाई, ये गाड़ी हमने घुमाई हॉरिजॉन्टल पे, अब हम बाहर की साइड जा रहे हैं, तो हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्या, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जैसे मान लो हम बैठे हैं, अपने बगल में अपनी दीदी बैठी है, मान लो अपनी दीदी से अपनी लड़ाई हो रही है, और हम उसके टच नहीं होना चाहते कि यार दूर दूर रहे मेरे से, और यहाँ से अपने पापा ने गाड़ी घुमाई और हम अपने दीदी के अड़ गए, और अपनी दीदी ने अपने से झगड़ा करने लग गई अपनी दीदी, तो ये गलत बात हो गई ना। इससे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होता है अगर गाड़ी वगैरह में बैठे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो करना ही पड़ता है हाईवे इंजीनियरिंग में, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं बाहर की साइड, हम इतना सा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर आप व्हीकल को यहाँ से घुमाओगे ना, तो इस व्हीकल में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको पता ही नहीं लगेगा कि वो बाहर की साइड जा रहे हैं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम बाहर का जो ये एरिया है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिससे वो अकाउंट फॉर कर लेता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको, और जो घुमाव की स्पीड है उसको।
इनको अकाउंट फॉर कर लेता है। अब ये सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्या क्या इनके क्राइटेरिया रहते हैं, इसकी पूरी एक स्टेप्स हैं इनके डिज़ाइन करने के सुपर एलिवेशन को, उन चीज़ों का पता आपको वो डिटेल लेक्चर जो आप CIZ+ में देखोगे वहाँ से पता लगेगा। उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, आप लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ से पता लग जाएगा आपको। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, हमने समझ लिया। मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर व्हील, सेम सेम तो होगा ही नहीं दोनों जगह पर। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। करेक्ट आंसर इज ए, ये हो जाएगा। मोर देन द प्रेशर और इनर व्हील, अंदर वाले व्हील पे कम रहेगा और बाहर वाले व्हील पे ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे से। ओके, फिर सुपर रिलेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी लंबी चीज़ें होती है। उन सारी चीज़ों को हम क्वेश्चन में तो डिस्कस कर नहीं सकते, उसके लिए तो फिर लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और इसमें तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ वी इज़ द डिज़ाइन स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये अपना 1 लेन रोड है मान लो। ओके, यहाँ पर ये गाड़ी है, ये कार है और यहाँ पर एक ये कार है। इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ मान लो मैं, और इस गाड़ी में आप बैठे हो यू, तुम बैठे हो इस गाड़ी में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करूँ। तो जो गाड़ी ओवरटेक करती है ना, ये गाड़ी होती है ओवरटेकिंग व्हीकल। क्या होता है ये? ओवरटेकिंग, ये ओवरटेकिंग व्हीकल होता है। और जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं वो क्या होता है? ओवरटेकन व्हीकल। क्या होता है? ओवरटेकन व्हीकल। तो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से कोई चीज़ें, एक तरीके से आपके पास इस तरीके से आपने कोई सिस्टम दे दिया आपको, और ये इसकी आपको डिज़ाइन स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी डिज़ाइन स्पीड आपको दी हुई है, तो इसकी डिज़ाइन स्पीड क्या लोगे आप अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसलिए आईआरसी ने क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है कि अगर आपको इसकी वैल्यू वी स्पीड दे रखी हो, इसकी डिज़ाइन स्पीड वी दे रखी हो, तो आप इसकी डिज़ाइन स्पीड जो ओवरटेकन व्हीकल, अगर ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड वी दे रखी है आपको, तो ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड आपको कितनी लेनी है? V-16 लेनी है। ये किसने बोला है? ये आईआरसी ने बोला है, इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, जैसे स्टील के अंदर, आरसीसी के अंदर हम आईएस कोड पढ़ते हैं ना, वैसे हाईवे के अंदर क्या होता है? आईआरसी होता है, इंडियन रोड कांग्रेस होता है। ये क्या है? टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट होते रहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया वगैरह देते रहता है कि ये लेना चाहिए, सुपर एलिवेशन मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। ये सब कुछ कौन बताता है? आईआरसी बताता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो ये अब ध्यान रखना। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये V-16, ये इनकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी डिज़ाइन स्पीड है इनकी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने को? क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। अब मान लो आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है, वहाँ पर फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही लगा होगा। कहाँ मिलेगा? CIZ+ में मिलेगा, जो डिटेल लेक्चर है वहाँ पर। यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आईआरसी बोलता है ऐसा। कौन बोलता है? आईआरसी। आपसे पूछे कि आईआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप क्या बताओगे उसको? उसके मुंह पे बोलोगे इंडियन रोड कांग्रेस होती है। और इसका गठन कब हुआ था? 1934 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईआरसी का गठन कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आईआरसी का? 1934 में, 1934 के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखनी है बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये याद करने का क्वेश्चन है, इसको याद करना है। मैं आपको बोलता हूँ लेक्चर्स में बोलता हूँ कि एग्जाम में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम नोट्स में कवर नहीं करते, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं। क्योंकि नोट्स के तरीके से बनाए जाते हैं। हर एक चीज़ ही नोट्स में कवर करने लगे तो फिर वो तो बुक बन गई, बुक ही पढ़ लो। इसलिए नोट्स को नोट्स के जैसा बनाया जाता है। नोट्स में हमेशा जो फ्रिक्वेंट चीज़ें रहती है हमेशा आती है, और जो कंसेप्चुअल चीज़ें रहती है उनको कवर करते हैं, और जो ये याद करने वाली चीज़ें रहती है इनको क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन अर्बन एरिया, जो शहरी एरिया है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई, अगर साइकिल का जो ट्रैफिक है उनका वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, उस टाइम पर उसकी साइकिल ट्रैक की विड्थ कितनी प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम कितनी प्रोवाइड करते हैं? 3.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, कितनी करते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, 2 मीटर। ये आपको याद रखना है। क्या कि अगर अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक साइकिल ज़्यादा हो गया, हाई हो गया, उस टाइम पर हम ट्रैक विड्थ, साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करेंगे तो साइकिल ट्रैक की मिनिमम विड्थ कितनी होगी? 2 मीटर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ?
CIZ पे मैंने CIZ प्लस पे पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो राजस्थान के अंदर RSM SSB की जो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम लगेगी वो, यूपीपीएससी के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम लगेगी वो, BPSC में जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम लगेगी जो प्री ऑब्जेक्टिव टाइप होगी उसके अंदर, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम लगती है ना उसमें कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये आएगा किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे लो वहीं आएंगे, नोट्स वही रहते हैं, क्योंकि इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग तो एक ही है। अब चाहे उसको बिहार ले, चाहे राजस्थान ले, चाहे उत्तर प्रदेश ले, कोई भी स्टेट ले, एक ही नोट्स होते हैं, एक ही चीज़ें पढ़ाते हैं सब कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है अलग अलग का, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा देते हैं, और जो जूनियर इंजीनियर है थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा उनका कोर्स का डिफरेंस हो जाता है, तो उनको भी हम कवर कर देते हैं अलग अलग जगह। आप CIZ प्लस पे देखोगे ना, CIZ प्लस पे देखोगे, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है अभी, तो आप देखना वहाँ पर, एक तो UPPSC AE का है, ओके, और RSM SSB JE का है, ओके, ये दोनों कोर्सेज देखना, महंगे नहीं है, आप देख लो एक बार, विजिट करने में क्या जा रहा है, एक बार देखने में तो कुछ नहीं भी करता ना, कोई पैसे नहीं लग रहे आपको, तो आप वहाँ पर जाकर के देखिए, डिटेल लेक्चर मिलेंगे आपको, अच्छे तरीके से पढ़ना उनको, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होएगा, कोई भी क्वेश्चन बचेंगे नहीं उससे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, SI यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी इज, काइनामेटिक विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, न्यू से डिनोट करते हैं, ओके, और न्यू की यूनिट क्या होती है पूछना है तो आप डायरेक्टली इसको याद रखना, वैसे तो क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। अब ये कैसे आई इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था CIZ प्लस पे कि न्यू होता है, न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो, ये फॉर्मूला होता है। न्यू मतलब काइनामेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होती है। ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, दो यूनिट होती है उसकी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक तो ये यूनिट होती है अगर आपको न्यूटन में आए ऑप्शन में, एक होती है केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड ये होती है। हम केजी पर मीटर सेकेंड को लेते हैं पहले, ओके, केजी पर मीटर सेकेंड को लेंगे। और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब केजी, मास की यूनिट क्या होगी, केजी होगी, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। ओके, अब इसको सोल्व करो आप, केजी केजी पर मीटर सेकेंड, फिर यहाँ पर लिखना केजी पर मीटर क्यूब, इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको रख लेना, इसको यूनिट आपके सामने है, देखो आप ऐसे रखना, केजी पर मीटर सेकेंड, फिर नीचे डेंसिटी थी तो डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, केजी पर मीटर, अब नीचे पर आएगा तो आप ये ऊपर चले जाएगा मीटर क्यूब, काटा पीटी करो इनको, केजी से केजी कट गया, यहाँ से मीटर से ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक मीटर कट जाएगा तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया क्या, बिल्कुल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। Which of the following fluid is incompressible and there is having no viscosity? ये मैंने खूब बलबला चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको कि जिस फ्लूइड के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं हो और वो इनकम्प्रेसिबल हो, उसमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, ऐसी चीज़ आ जाएगी, तो वो क्या होता है, अपना आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड आपने देखा है क्या कभी, कहीं देखा है क्या आइडियल फ्लूइड, कहीं भी नहीं देखा होगा आपने, ना ही मैंने देखा है। आइडियल फ्लूइड एक तरीके का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब हमने ऐसा कहा कि अगर फ्लूइड में ऐसा 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 होता तो वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होता। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल लाइफ में जो भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं ना उनको हम बोलते हैं रियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, रियल फ्लूइड। और ये जो रियल फ्लूइड होते हैं ना, इसमें विस्कोसिटी भी होती है, इनमें फ्रिक्शन भी लगता है बीच के अंदर बीच में, और ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। जो रियल फ्लूइड होते हैं ना वो कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं वो, ये ध्यान रखना आप। और आइडियल फ्लूइड में कोई इनकम्प्रेसिबल होता है ये, ओके, इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है इनके बीच में ये सारी चीज़ होती है। और ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है एक तरीके का। तो बताओ इसका आंसर, अब तो आपको पता ही लग ही जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रियल फ्लूइड होता है ना, रियल फ्लूइड, चलो अभी क्वेश्चन आएगा जब भी बताऊंगा आपको, अभी क्या बताऊं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
वो भी जो बता रहा था ना वही क्वेश्चन है ये। अ रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मैंने बता रखा है आपको, क्या बताया था ना मैंने CIZ प्लस पे नोट्स में क्या बताया था कि सोम में तो हम क्या पढ़ते हैं, सोम में पढ़ते हैं कि स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन के। ऐसा कब होता है, सॉलिड्स के केस में होता है, स्ट्रेन तो मटेरियल में पढ़ते हैं साम। लेकिन अगर हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं ना, फ्लूइड्स की हम बात करते हैं, उस टाइम पर ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, उस टाइम पर होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। फिर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह हमने CIZ प्लस पे किया था, ये कैसे कैसे होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होता है, इसका एक डायग्राम बना करके रियल फ्लूइड को लेकर के फिर उसका वेलोसिटी प्रोफाइल बना करके देखे थे हम। तो वहाँ पर आपको इसका पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, रेट शेयर जो स्ट्रेस होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो स्ट्रेस होता है, जितना भी आप स्ट्रेस लगाओगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो ये बताओ आप कि वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा जिसमें ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हो, वो कैसा कहलाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है बताओ। रियल फ्लूइड लगाते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर, रियल फ्लूइड नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, उस कंडीशन में हमेशा करेक्ट आंसर ये होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से वहाँ पर बताए थे ना, मैंने इस तरीके से अलग अलग बताए थे, इस तरीके से अलग अलग फ्लूइड होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो होता है इसमें ये वाला फ्लूइड होता है जिसकी लाइन ये बनती है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में और विस्कोसिटी के बीच में, स्ट्रेस के बीच में ये लाइन बनती है, ये क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। इसी में क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है। बाकी के अलग अलग नाम थे वो मैंने आपको बताए थे, इनके एग्जांपल वगैरह बताए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, ये जैसे अपना पानी हो गया, पानी, हवा, तेल, ये सब होते हैं, वाटर, एयर, ऑयल, ये सब क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको वहाँ से डिटेल से बता रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, इसको एक नाम और दे देते हैं, आप ध्यान रखना, इसको हम नॉन कोलोइडल फ्लूइड भी कह देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको मान लो एग्जाम में नॉन कोलोइडल फ्लूइड आ गया तो आप देखोगे कि यार ये क्या आ गया, ये तो पता नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, न्यूटोनियन फ्लूइड को ही नॉन कोलोइडल फ्लूइड भी कह देते हैं। और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन इक्वेशन, वो आप ध्यान रखना, वो क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, ये होती है, ये इक्वेशन होती है, ध्यान रखना। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाई du अपॉन dy, ठीक है। ये क्या है, न्यूटोनियन इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की। ये कह रहा है कि डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ये बताओ आप, बताओ क्या होगी डायमेंशन। अभी मैंने आपको यूनिट तो बताई थी, है ना, जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी आई थी उस टाइम बोला था ना कि डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। इस टाइम पे मैंने म्यू की यूनिट बताई थी ना आपको, उसी से आप ये निकाल सकते हो। एक बार वापस से बताता हूँ, कोई बात नहीं। जो म्यू होता है ना, इसकी यूनिट क्या क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और एक क्या थी, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड। डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको लेते हैं, मास वगैरह आज केजी में आता है, ये न्यूटन वगैरह में नहीं करते, तो केजी में आएगा। तो देखो केजी का मतलब क्या है, एम, मास इसको डिनोट कर देंगे एम से, डिवाइडेड बाई मीटर मतलब लेंथ हो गई, तो ये एल से डिनोट कर देंगे इसको, एल। और ये क्या हो गया, एस मतलब टाइम, तो ये टाइम हो गया। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, एक सीरीज में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एम, ओके, ये एल ऊपर लेके जाओगे तो एल पे -1, और टी ऊपर लेके जाओगे तो टी पे भी -1, तो एम एल -1 टी -1, ये इसकी यूनिट हो गई। किस तरीके से कैलकुलेट किया आपको पता लग गया होगा। करेक्ट आंसर इज बी, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यूनिट वगैरह का खेल है, मैंने आपको यूनिट वगैरह वहाँ पर बताई थी, मैं बोला था कि यूनिट वगैरह में घुमाता है वो क्वेश्चन। आपको जैसे फॉर्मूले वगैरह तो सभी याद कर लेते हैं, यूनिट याद करना भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो वो यूनिट भी याद करनी पड़ेगी आपको, यूनिट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये आप ध्यान रखना। जैसे कोई आपको फॉर्मूला याद है, ओके, आप कोई ऐसे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा कि मान लो मैं आपको बोल दूं कि आप ये कैलकुलेट करो, मैं बोल दूं कि आप म्यू की मैं बोल दूं आपको कि आपके पास म्यू की वैल्यू तो है
नहीं नहीं, मैं बोल दूँ आपको, ऐसे बोल दूँ कि आपके पास जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसकी कुछ वैल्यू दे दूँ आपको मैं, ओके, कुछ भी दे दूँ वैल्यू, और मैं बोल दूँ आपको कि डायनामिक विस्कोसिटी आप कैलकुलेट करो, ऐसे बोल दूँ मैं आपको, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में आपको दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, ठीक है। तो आप अब देखो, ये तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जो न्यू की वैल्यू मैंने दी ना, न्यू की वैल्यू, ये मैंने क्या बोल दिया कि ये दो स्टोक है, मान लो स्टोक है, तब आप देखो कि यार स्टोक क्या होता है, ये तो लफड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि स्टोक तो आपको पता ही नहीं है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। और वैसे न्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मैंने अब आपको बताया था अभी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे ही थे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं दिया, वो 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं दिया एग्जाम में, वो क्या दे दिया कि न्यू की वैल्यू आपकी 2 स्टोक है, न्यू की वैल्यू आपको 2 स्टोक दे देगा, और डेंसिटी की वैल्यू दे देगा कुछ, ओके, और बोलेगा कि आप है ना जो डायनामिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करो। अब आप जब तक इस स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब तक तो तोते उड़ गए ना। तो इस तरीके से यूनिट का खेल होता है, वो सब यूनिट्स हमने CIZ+ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करी हुई है, वो आपको देखनी चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बाकी चॉइस इज़ योर्स, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कीजिए, ओके। तो देखो ये जो स्ट्रोक होता है ना, इस स्ट्रोक का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा आगे जब देखना आप। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाने क्या बात करने लग गया, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर टू अनदर लेयर इज़ कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि अगर अपना फ्लूइड है, मान लो ये सरफेस से नीचे, इस पर पानी बह रहा है, ये पानी का फ्लो हो रहा है, तो एक पानी लेयर्स में फ्लो होता है, आपको पता है, इस तरीके से लेयर्स में फ्लो होता है पानी, हम ऐसा मानते हैं कि अपना पानी लेयर्स में फ्लो हो रहा है। तो ये जो नीचे वाली लेयर है ना, वो इस ऊपर वाली लेयर को रजिस्ट करेगी, ये ऊपर वाली लेयर को रजिस्ट करेगी, फिर ये वाली इसके ऊपर वाली को करेगी, ये वाली इसके ऊपर वाली करेगी, ये वाली फिर इसके ऊपर वाली करेगी। इस तरीके से ये रजिस्टेंस देती है फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अपना रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, रियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है, आइडियल फ्लूइड में कोई रजिस्टेंस नहीं लगता लेयर्स के बीच में, क्योंकि कोई विस्कोसिटी नहीं होती आइडियल फ्लूइड में। ये सब किस में होता है? रियल फ्लूइड में होता है, जैसे पानी, तेल, हवा, ये रियल फ्लूइड है ना, इनके अंदर होता है ऐसा। न्यूटन फ्लूइड बोल दो या फिर रियल फ्लूइड बोल दो, एक ही बात है, ओके। तो इनमें होता है, तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, रेजिस्टेंस, इसके कारण इसी फिनोमिना को, इस रेजिस्टेंस के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर मान लो आपकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अपना जो फ्लूइड है ना वो गाढ़ा है, गाढ़ा फ्लूइड है। अगर आपकी विस्कोसिटी कम है, इसका मतलब अपना हमारा जो फ्लूइड है ना वो पतला है। जैसे मैं मान लो आपको एक तो बोल दूँ शहद, हनी, एक तो बात करेंगे शहद की, हनी की, और एक बात करेंगे मिल्क, दूध की, दूध की बात करें, तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी आपके हिसाब से? इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी? क्या लगता है? इस शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये गाढ़ा होता है ना। इसमें जो फ्लूइड है, ये जो शहद फ्लूइड है, इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है एक दूसरे में ओके, जो रेजिस्टेंस लग रहा है लेयर्स के बीच में, वो ज़्यादा लग रहा है। और ये दूध है ना, इसकी विस्कोसिटी कम है, क्योंकि ये पतला है। पतला क्यों है? क्योंकि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है लेयर्स के बीच में वो कम लग रहा है, इसलिए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और ये जो फिनोमिना होता है ना, रेजिस्टेंस देने का, एक लेयर को दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस दे रहा है, वो जो फिनोमिना होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर। बाकी इसका डायग्राम वायग्राम बना बनू के बिल्कुल तरीके से समझ, ये तो अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो CIZ+ पे वहाँ पर डिटेल्ड मैंने बता रखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे सीधा वहाँ पर पहुँच जाओगे। विजिट करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, एक बार देख लेना उसको, आपको पसंद आए तो वीडियोज़ देखना, पसंद नहीं आए आपको वीडियोज़ तो मत देखना, वो तो आपकी मर्जी है ना। वो ज़बरदस्ती तो आपको दिखाएंगे नहीं कि नहीं नहीं देखो देखो आप, ऐसा तो होगा नहीं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 kPa किसके बराबर होता है? बताओ आप। तो ये 1 kPa से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पास्कल क्या होता है। तो देखो, मैं बोलूँ कि 1 पास्कल क्या होता है, आप बोलोगे कि 1 पास्कल होता है 1 N/m²। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, 1 पास्कल बराबर 1 N/m² होता है। मैं बोलूँ आपसे कि 1 kPa क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 1 किलो मतलब 1000 होता है, मतलब 10⁻³ N/m² हो जाएगा। मैं बोला फिर भी बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं पूछूँ आपसे कि 1 मेगा पास्कल क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि मेगा मतलब 10⁻6 होता है, मतलब 10⁻³ और 6
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं बोलूँगा बिल्कुल करेक्ट, ये भी आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। मैं पूछूँ 1 गीगा पास्कल क्या होता है, आप क्या बोलोगे? 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल करेक्ट, तो आपने तो सही बता दिया, तो ये तो आप तो क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। बताओ, ये बोला 1 किलो पास्कल कितना होता है, तो 1 किलो पास्कल ये रहा, मतलब 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा 10⁻³ मतलब 1000। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ तो आपने बता दिया था। चलो इसको तो फिर मैं क्या समझाऊँ, आपको आता ही है ये तो। वैसे वो बताया तो जिसको पता नहीं हो वो ध्यान रखना उस चीज़ का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट्स का खेल है, मैं कह रहा हूँ ना, यूनिट्स में घुमाता है, हमेशा घुमाएगा, आपको क्वेश्चन आएंगे यूनिट्स के, यूनिट्स ध्यान रखना। हमने जो यूनिट नंबर 2 पढ़ी थी ना फ्लूइड मैकेनिक्स में CIZ+ पे, वहाँ पर मैंने यूनिट्स बता रखी है। यूनिट हम जब स्टार्ट करते थे पहले यूनिट समझे थे हम, उसके बाद में आगे बढ़े थे। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट आंसर बी था उसका भी, है ना, मैंने बता दिया आपको 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप, द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड। अब ये तो पता ही लग रहा है आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी हो गया, तो ये मास डेंसिटी हो गई। ओके, मास और ये वेट अलग अलग होता है, आपको मैंने समझा रखा है वहाँ पर, ये ध्यान रखना आप। मास अलग है, डेंसिटी अलग है वो मास अलग है और वेट अलग है। तो केजी में आता है वो मास होता है, और जो न्यूटन वगैरह में आता है वो वेट हो जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है, यूनिट्स का खेल है वहाँ पर। तो ये करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये मास डेंसिटी है। क्या है? मास डेंसिटी। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये आ गया स्टोक वाला। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी इन इज स्टॉक। काइनामेटिक विस्कोसिटी इन स्टॉक बोल रहे, इज स्टॉक वेयर। अगर मान लो कि आप काइनामेटिक विस्कोसिटी है ना, वो CGS यूनिट में स्टॉक्स में होती है, अभी मैंने आपको बताया था वो वाली। तो एक स्टॉक का मतलब कितना होता है ये बताओ आप, कितना होता है? तो मैंने आपको बताया, अब ये पता होना चाहिए आपको। एक स्टॉक होता है ना, एक स्टॉक। देखो आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हो वैसे तो, कि अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पता है, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है के ऐसा उसमें इसकी यूनिट ये होती है, तो जो इसकी होगी, किसकी? स्टॉक्स की होगी, वो भी ऐसी होगी। हाँ कुछ चेंज हो सकते हैं लेकिन यूनिट तो सेम होगी ना, आगे कुछ वैल्यूज़ लग जाएंगी लेकिन यूनिट तो सेम होगी ना। तो देखो इसको देखो आप, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो गलत बात है, क्यूब कहाँ से आ गया ये? इसमें भी क्यूब है, ये तो ये भी गलत बात है। इसमें तो मीटर स्क्वायर ही एरिया की बात थोड़ी चल रही है, तो ये भी गलत बात है। तो एक ये बच गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे करेक्ट कर सकते थे एक तो इसको। देखो न्यूमेरिकल्स में है ना, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पता ही हो, आपकी आसपास की चीज़ें पता होती है ना, उससे भी क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी बात करें कि यही क्यों आंसर सही है, अब देख लो आप। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक होता है, एक स्टॉक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ओके, आपको इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हो जाएगा? सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे देते हैं ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 100 का स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, तो 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 1/100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। देखो दिख गया ना, इस तरीके से आ रहा है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्लूइड। करेक्ट आंसर इज ए। ये तो फॉर्मूला है, अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसमें क्या समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ रियल फ्लूइड इज वन विच। रियल फ्लूइड में क्या होता है, मैंने आपको समझाया था अभी आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में क्या फ़र्क होता है। रियल फ्लूइड कौन सा होता है? देखो ए ऑप्शन पढ़ो, हैज कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी और डेंसिटी होती है क्या? बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी है। वो तो अगर आप एनवायरनमेंट की कंडीशन अलग अलग कर रहे हो, एक्सपोजर कंडीशन अलग अलग है, उसके हिसाब से डेंसिटी और अपनी जो विस्कोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं होती है, सेम नहीं होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है। ये ध्यान रखना, रियल फ्लूइड में होती है लेकिन सेम नहीं होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है। सेकेंड देखो, हैज अ विस्कोसिटी। रियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। आइडियल फ्लूइड के पास नहीं होती, लेकिन रियल फ्लूइड के पास तो होती है। तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन देखो, हैज जीरो शियर स्ट्रेस। तो गलत बात है, जीरो शियर स्ट्रेस आइडियल फ्लूइड के पास होता होगा, रियल फ्लूइड के पास तो रहता है शियर स्ट्रेस। इज इनकम्प्रेसिबल।
रियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है क्या? नहीं, आइडियल फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल, रियल फ्लूइड तो कंप्रेसिबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके तो ये इतने क्वेश्चंस हैं हमने इसमें कवर किया, बाकी हम और क्वेश्चन करेंगे और वीडियो लाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो इसमें तो हमने दो ही चीज़ तो कवर की है, एक तो हाईवे कवर किया है हमने, हाईवे क्वेश्चन किए, अभी और आएंगे हाईवे के क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन। अभी तो दो ही सब्जेक्ट है, अभी तो बहुत सारी है, सोइल हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सर्वे, स्टील, इन सब के क्वेश्चन करेंगे हम। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर देखने हैं तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है CIGED प्लस का, वहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर के आप उनको देख सकते हो। ओके आपको वहाँ पर मिल जाएगा UPPSC AE, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर और RSM SSB जूनियर इंजीनियर, इनका आपको कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप देख लो उनको, आपको पसंद आए तो देखना उनको, आपको लगे कि नहीं यार बेकार लग रहा है लेक्चर तो मत देखना उनको, आपकी मर्जी है, वो तो ज़बरदस्ती देखेंगे नहीं, लेकिन आप एक बार देखना मत भूलना उसको। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो उसको। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके एंड CIGED प्लस देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।